बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसने पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया को अपनी सहर में मुब्तला कर रखा है। मैं बात कर रही हूँ कोविड-19 की, और हर गुजरते वक्त के साथ इसका एक न्यू वेरिएंट सामने आ रहा है। तो आज हम कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, जिसका सबसे पहला केस रवा बरस 26 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में आया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैलना शुरू हो गया। बहुत से ममालिक ने एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शंस और सफरी पाबंदियां और अवामी मकामात बंद कर दिए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम और आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना का ये वेरिएंट बाकी तमाम वेरिएंट से कैसे मुख्तलिफ है और इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर की जा सकती हैं। अवाम की आगाही के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान, जो कि वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जैसे कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना वायरस की 5वीं लेयर, वो पाकिस्तान में आ चुकी है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जिस तरह आपने बताया इंट्रोडक्शन में कि 26 नवंबर को इसका पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन एक चंद ही हफ्तों में और अभी तक पिछले जितने भी वेरिएंट्स आए हैं वुहान वायरस से लेके अभी तक, किसी ने इतनी स्पीड से पूरी दुनिया को कब्जे में नहीं लिया जितना ओमिक्रॉन ने लिया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये शायद बाकी जो पिछले वेरिएंट्स आए हैं उनके मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा तब तेज़ी से फैलता है। पहले तो ये था कि बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए होता था, या आपका जो है वो इतना ज़्यादा, अगर मास्क आपने पहना हो, कपड़े का मास्क भी पहना हो तो कुछ गुजारा हो जाता था, थोड़ा फासला हो तो गुजारा हो जाता था। ये जो वायरस है, शक यही है अभी इसका साइंसदानों को कि ये हवा में कुछ देर तक सस्पेंड रहता है। तो उसकी वजह से अगर ये किसी हवा किसी जगह गुजर के गया है ना कोई शख्स, और दोबारा एक शख्स वहाँ पे आ गया है और उसने थोड़ी देर के लिए भी मास्क उतारा है, या उसी जगह में किसी और शख्स ने सांस लिया है, तो ये उसको भी लग जाता है। तो इसका जो पिछले वेरिएंट से जो फ़र्क है वो ये है, इसकी जो ट्रांसमिशन है एक बंदे से दूसरे बंदे को, ये इंतहाई फास्ट है। और इसी वजह से आप देखें इस वक्त इसने तकरीबन सारे वेरिएंट्स ख़त्म कर दिए हैं, डेल्टा वगैरह सबको इसने ख़त्म कर दिया। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अब एशिया के सारे ममालिक इसके अंदर जो है ना वो बहुत स्पीड से, पाकिस्तान को भी आप देख लें कितनी स्पीड से केसेस बढ़े हैं। आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसको ओमिक्रॉन की अलामात हैं? अलामात इसकी फ्लू वाली हैं। अच्छा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ अपने लोगों को कि किसी को इस वक्त अगर फ्लू का सिम्टम है ना, तो वो बग़ैर किसी शक व शुबे के यही एज्यूम करे और 3-4 दिन तक अपनी जो सोशलाइजिंग है या दूसरे लोगों से मिलना है उसको लिमिट कर दे, अपनी खुराक ठीक कर ले और घर पे रहे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ही सीरियस कंप्लेंट हो। कुछ लोगों में तो हमने जो टेस्ट किए हैं उनको सिम्टम भी नहीं थे। सो ये एसिम्टोमेटिक, यानी कि बग़ैर अलामात के भी ओमिक्रॉन हो सकता है आपको। तो जैसे कि आपने कहा कि 2-3 दिनों के लिए क्वारंटाइन में जाना है, 5 दिन हम कह रहे हैं तकरीबन। अच्छा, 5 दिन पहले पिछले वेरिएंट ज़्यादा दिनों, हाँ, वो देर से देर लेते थे बिल्डअप करने में, और वो थोड़ा सा उसका जो कहते हैं ना वायरस जब मल्टीप्लाई करता है बॉडी में तो उसमें ज़रा टाइम लगता था एक लेवल पे पहुंचने में। इसका स्पीड का काम है बहुत ज़्यादा, ये स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है, बॉडी के अंदर भी बड़ी स्पीड से रेप्लिकेट कर रहा है, और उसके बाद ये उतनी ही स्पीड से चला जाता है इंसान की। अगर इम्यूनिटी ठीक है और आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है फिर आपको ये कुछ नहीं कहता। डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस के लिए कोई नया टेस्ट नहीं, सेम PCR है, और उसी तरह जीनोम जो हम सीक्वेंसिंग करते हैं इसकी RNA की, इसको देखने के लिए कि कौन सा वेरिएंट है, PCR से पता चल जाता है इसका, और रैपिड टेस्ट भी अक्सर जगह पे हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले आया कोरोना वायरस का वेरिएंट आए, जैसे अल्फा, बीटा, फिर गैमा, डेल्टा और अब ओमिक्रॉन, क्या ये टाइम फ्रेम के साथ चेंज हो रहे हैं या फिर पर्सन को अफेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से चेंज हो रहे हैं? ये नेचुरल फिनोमिना है। आप जब 2020 में, 2019 के एंड में चाइना में था, लेकिन 2020 में ये पूरी दुनिया में फैल गया था, और जो आपका कोरोना वायरस है, उस वक्त ये कहा गया था कि मतलब अल्लाह की एक इसमें हिकमत है कि वायरसेस जो हैं, जो बहुत ख़तरनाक वायरसेस होते हैं ना, जो इंसान को काफ़ी हद तक जैसे कहते हैं ना कि ख़तरनाक तरीके से डैमेज करते हैं और डेथ हो जाती है, वो वायरस ट्रांसमिशन उनकी इतनी जल्दी हो नहीं सकती, क्योंकि जो उनका होस्ट है जिनमें वो होते हैं वो मार देते हैं। ये जो वायरस है, इस वायरस ने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आबादी में, कम्युनिटी में जब तब्दील होता है, जब भी एक से दूसरे को जाता है ना, तो कुछ ना कुछ जब नया वायरस बनता है तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। वो जो म्यूटेशन है
ओमिक्रॉन से पहले जो वायरसेस थे उनमें म्यूटेशन ओरिजिनल वायरस से और ओरिजिनल वेरिएंट से इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। ओमिक्रॉन के केस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गई है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि इसकी ट्रांसमिशन तो बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन इसके जो सिम्टम है ना वो जिस तरह मैंने बताया एसिम्टोमेटिक, बगैर किसी अलामात के भी आपको किसी को शायद कुछ भी ना हो और उसके अंदर ओमिक्रॉन मौजूद हो, ये हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन दिनों में ख़ास तौर पे बिल्कुल भी मिलना जुलना, थोड़ा फासले पे बैठें, कपड़ा रखें, मास्क पहने और बाहर जो है ना वो खुली आबो हवा के अंदर आप थोड़ा बहुत चहलकदमी कर सकते हैं। घरों के अंदर इकट्ठे कंजेशन के अंदर लोग इकट्ठे ना हो। आपका सवाल था कि वेरिएंट क्यों आए हैं इसके, ये नॉर्मल वायरसेस की पूरी लाइफ डिपेंड ही इस चीज़ पे करती है। जब ये एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा इनकी म्यूटेशन हो जाती है, जिसके बाद ये चेंज होते चले जाते हैं। इसी वजह से इनकी वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये अभी मज़ीद चेंज होगा और हम ख्वाहिश कर रहे हैं, हम उम्मीद भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि अब ये मज़ीद चेंज हो तो ये इससे भी ज़्यादा हल्का हो जाए या इससे भी ज़्यादा कम ख़तरनाक हो जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोग वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं और फिर भी उन्हें ओमिक्रॉन हो रहा है, तो क्या जिस तरह हुकूमत ने बूस्टर डोज लगवाने के अहकाम जारी किए हैं तो उसके बाद भी चांसेस हैं कि लोगों को दोबारा से कोई नया वेरिएंट अभी कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत सारे मुल्कों का करोड़ों की तादाद का डाटा रिलीज़ हुआ है कुछ 2 दिन पहले। मैं उसको स्टडी कर रहा था और उसमें बड़ा क्लियर था कि जो अस्पतालों में दाखिल हैं लोग और जिनकी डेथ्स हुई हैं उनमें से 90% लोग वो हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं है। तो वैक्सीनेशन से इनकार एक पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है, पूरी दुनिया में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं जो रिबेलियन कह लें आप उनको, आम आदमियों से हट के, आम लोगों से हट के उनकी अपनी एक मेंटालिटी होती है, वो साइंस को भी नहीं मानते और बहुत सारी चीज़ों में अपनी मर्ज़ी करते हैं। ये दुनिया के हर मज़हब में, हर मुल्क में ये बंदे मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पाकिस्तान में बुरा भला कहते हैं लोगों को, लेकिन ये दुनिया में ये मसला बहुत बड़ा है। जो साइंस अभी कह रही है, जिसको कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन है ये वैक्सीनेटेड को भी लग सकता है, लेकिन जो हॉस्पिटल में दाखिल होने की शरह है और जो डेथ्स की शरह है वो इंतहाई 10 गुना, मेरे ख्याल में कम से कम 10 गुना डाटा जो है वो ये कहता है कि वो कम है वैक्सीनेटेड में। तो अब अगर ये मास्क पहनने के बावजूद भी उनको फैल गया, थोड़ा सा भी आप किसी से मिले हैं ये फैल गया, तो इसका कोई हल नहीं है इसका, सिवाय इसके कि आप अपनी जान की फ़िक्र करें और अस्पताल में दाखिले से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवा लें। और आपका सवाल था बूस्टर का, 6 महीने गुजर जाएं अगर आपकी वैक्सीन को, तो कुछ हद तक वो जो इम्यूनिटी लेवल आपकी बॉडी ने अटेन किया होता है ना इस वायरस के अगेंस्ट, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। बूस्टर जैसे लगता है वो दोबारा से आपकी बॉडी का जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब वो इंक्रीज़ होती है तो फिर ये वायरस आएगा, इन्फेक्शन करेगा, लेकिन डैमेज नहीं करेगा। जी। और सर ये भी सुनने में बहुत आया है कि बूस्टर डोज जो अब लगवा रहे हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं उनको चार्जेस किया जा रहा है बूस्टर डोज लगवाने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? बूस्टर अलाउड है ना, पहले आपने देखा होगा 40 साल से पहले को हमने अलाउ की, फिर हमने 30 साल की लिमिट कर दी, फिर 18 साल की लिमिट कर दी, अभी ये हम फरवरी के पहले तारीख से 12 साल से ज़्यादा को भी कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन है वो फ्री है। इसमें अगर किसी को भी कोई पैसा किसी ने लिया, इन कंडीशन में जो मैंने अभी बताई, इन कंडीशन में अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो वो फ़ौरन वहाँ पे जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर है या जो वहाँ का DHO है, महकमा हेल्थ का कोई बंदा भी है, उसको आप शिकायत लगा सकते हैं। वो तो गलत है। मुझे नहीं इस बात का अभी तक कोई ऐसी शिकायत मिली। हम NCOC में बैठते हैं, वहाँ पे कभी हमें इस तरह की शिकायत नहीं मिली, लेकिन मुझे शक है कि जिन लोगों ने ये कंप्लेंट की है प्रोबेबली ये वो लोग होंगे। आपको याद होगा हमने ओवरसीज ट्रैवल के लिए फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैक्सीन अलाउ की थी और हमने ये कहा था कि ये आप खुद पे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो पे उस वक्त कर रही थी वो दूसरी वैक्सीन लगा रही थी और ये वैक्सीन अब हमने बूस्टर के लिए अलाउ की है। सो अगर किसी शख्स को 2 फाइजर लगवानी है, बूस्टर हमने उसको एक लगवा दी है, लेकिन वो 1 महीने के बाद दोबारा जाता है और कहता है मैंने तो UK या US के लिए 2 डोजेज फाइजर की लगवानी है, तो उस केस में हमने NCOC ने अलाउ किया हुआ है कि 1270 रुपये का आप चलान जमा कराएंगे और वो 1270 रुपये वैक्सीन की कॉस्ट है। अच्छा। उसमें कोई और कॉस्ट नहीं। 1270 रुपये में दुनिया में कोई कहीं भी यहाँ पे ये वैक्सीन नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान ने उसकी प्राइस लगाई हुई है। सो ये एडिशनल वैक्सीन के पैसे हैं और अब जो बूस्टर है उसके कोई पैसे नहीं है। तो प्रोबेबली ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ट्रैवल करना है और ट्रैवल करने के लिए उन्होंने एक और वैक्सीन लगवाई है। सो एडिशनल जो आपकी रिकमेंडेशन है उसके अलावा अगर कोई वैक्सीन लगवाता है और उसकी वैक्सीन के मयार उस वैक्सीन के जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरता है, पासपोर्ट है, ट्रैवल करना चाहता है या कुछ ऐसा उसको है कि उसने ट्रैवल करना है फ्यूचर में, तो उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए अगर वो करवाता है तो फिर वो पैसे आपसे लेंगे, वो भी कैश नहीं लेंगे, वो आप बैंक में जमा कराएंगे। जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अगर किसी ने फाइजर लगवाई है तो बूस्टर
बूस्टर भी वो फाइजर लगवाए, जैसे साइनोफार्म, साइनोवैक, या कोई चेंज भी कर? आइडियल तो यही है कि जो आपकी लास्ट वैक्सीन लगी है ना, बूस्टर तो उसी वैक्सीन का होगा जो आपने लास्ट लगवाई है जी। ठीक है। लेकिन अभी हमने ये देखा है ग्लोबली कि मिक्स एंड मैच एक चीज़ होती है कि आपने एक वैक्सीन लगवाई, उसके खिलाफ इम्यूनिटी ले ली, फिर उसके बाद एक और वैक्सीन लगाई, मजीद इम्यूनिटी ले ली, दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। सो आपने अगर पहले आपको साइनोवैक या साइनोफार्म लगी हुई है, आप उसका बूस्टर लगवा सकते हैं अगर वो अवेलेबल है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने फाइजर भी अवेलेबल है, अब तो एस्ट्राजेनेका भी अवेलेबल आ गई है यूके की, और मॉडर्ना भी अवेलेबल है। तो ये सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं। हमने तो चॉइस दी हुई है लोगों को कि वो जिस चीज़ की भी वैक्सीनेशन लगवा लें। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूँ कि जिसकी 2 डोजेज आपने लगवाई हैं ना, अगर वो अवेलेबल है तो आपको वो लगवानी चाहिए। 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो आपके ख्याल में सबसे अच्छी वैक्सीन उनके लिए कौन सी है? मेरे ख्याल में फाइजर तो अप्रूव्ड है दुनिया में बच्चों के लिए, FDA से अप्रूव्ड है। चाइना में साइनोवैक और साइनोफार्म भी अप्रूव्ड है, और कई मुल्कों में तो 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगवाना शुरू हो गई है। तो 12 साल के बच्चों के लिए तो आप फाइजर अवेलेबल है वो लगवाएंगे बच्चों को, मॉडर्ना आप लगवाएंगे, और अगर इन केस अगर हमारा इंटरनली एक हमारा रिव्यू हो रहा है, हो सकता है अब चाइनीज़ वैक्सीन भी इन 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए रिकमेंड हो जाएँ, क्योंकि चाइना में ये हैं, रिकमेंडेड हैं। अदाद शुमार की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग वैक्सीनेटेड है? हमारे जो एक डोज़ है ना, वो तकरीबन कुछ 68% लोगों को लग चुकी है। 68% आबादी जो है एलिजिबल, उसको हम एक डोज लगा चुके हैं, और 51% क्रॉस कर चुके हैं जिनको दोनों डोजेस लग चुकी है एलिजिबल, जिनको लगनी चाहिए थी। तो ये काफ़ी बड़ी फिगर है एक मुल्क के लिए जिसकी आबादी 22 करोड़ है। काफ़ी स्पीड से ये वैक्सीनेशन हुई है, और हमें उम्मीद है कि जैसे ही ये तकरीबन मार्च के पीरियड तक हम 70% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस का हदफ कबूल मतलब अबूर कर लेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, जब पहले लॉकडाउन लगा था तो पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत नुकसान हुआ था, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके पास ऐसी कौन सी सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर सकती हैं और जो एक आम शहरी के लिए मुफीद है? इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि NCOC के थ्रू रेगुलर अपडेट्स जाती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडियाज़ पे भी शेयर होती हैं, और बाकी जो हमारे हेल्थ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो एडवाइज़र्स हों, या जो टेक्निकल स्टाफ हो, DHO वगैरह, ये रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक शोज़ भी करते रहते हैं, अखबारों में भी आप पढ़ते रहते हैं। तो मीडिया ने तो काफ़ी हद तक, मैं तो समझूंगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कोरोना के मामले में आगाही फैलाने में पूरे मुल्क में। तो कोरोना से बचने का तरीका तो सबको पता है। एक तो ये है कि ज़्यादा सोशलाइज ना करें जिन दिनों इसके वो वबा फैली हो, फंक्शंस में, किसी किस्म की गैदरिंग में। अभी देखें आजकल जिस तरह शादियां हो रही हैं, तो मुझे तो बड़ा डर लगता है किसी भी जगह जब शादी का फंक्शन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये एक बंदा भी आ गया कोरोना लेके, उसने 150-200 बंदों को कोविड लगा देना है। इसी तरह जब आप जाते हैं किसी किस्म के और फंक्शंस होते हैं तो वो काफ़ी आवाम को उससे बचना चाहिए। हुकूमत यही कर सकती है कि उनको बार बार रिपीटेडली वैक्सीनेशन के लिए सजेशंस देती रहे, तरीके कोई निकाले ऐसे इनोवेटिव कि जिससे बच्चों तक पहुंच सकें, 12 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों तक पहुंच सकें जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। देखें कोरोना का सबसे बड़ा जो शिकार है ना, वो 50 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स है। और बीमारी तो खैर कोरोना की बच्चों को भी होगी, सबको होगी, लेकिन जो उसका शिकार बनते हैं, जो अस्पतालों में दाखिल होते हैं, वो अगर आप जाके देखें तो मेजॉरिटी केसेस में वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 वो लोग हैं जिनको दिल की बीमारी है, और नंबर 3 जिनको शुगर का मसला है, डायबिटिक। अब ये तीनों पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की, दिल की, ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। स्मोकर्स को बहुत इशू है इससे। तो ये जो लोग हैं, हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि सारी पॉपुलेशन के ऊपर। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम है उनको ये चाहिए कि वो एक भी ऐसा बुज़ुर्ग ना रहने दें कि जिसको वैक्सीनेशन ना लगी हो, तकरीबन सबको वो करें। फिर उनको आइसोलेशन का अच्छी तरीके से समझाएं, उनकी फैमिली को भी, कि इनके पास बाहर से आप कोरोना लेके ना आएँ, क्योंकि इनको अगर कोरोना लग गया तो इनके बचने के चांसेस कम हैं। बाकी तो आपको पता है, बीइंग मुस्लिम हम सबको पता है कि हर किसी का वक्त मुकर्रर है, लेकिन खामखा कुएं में छलांग मारने के बराबर है कि आप इस वक्त कोरोना की एपिडेमिक में ऐसा कोई काम करें कि जिससे बुज़ुर्गों को भी बीमार करें और उनकी ज़िंदगी का जो है वो ख़तरा लें, और बाकी लोगों को भी जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दिल की बीमारी है उनके साथ मिलना जुलना कम करें, और वो लोग भी घर पे रहें। जी,
तो डॉक्टर साहब आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या मेरा एहतियाती तदबीर इसके देना अंदर चाहेंगे? दुनिया में इस वक्त ओमिक्रॉन में एक ही पैगाम है कि फ़ौरन से पहले अपनी वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज़ कंप्लीट करवा लें। अगर दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं और आखिरी डोज़ को 6 महीने गुजर गए हैं तो आपने फ़ौरन जाके अपनी पसंद की बहुत सारे चॉइसेस मौजूद हैं आपके पास। जो आपको पहले वैक्सीन लगी है उसकी भी आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, या फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका जो भी इस वक्त वैक्सीनेशन अवेलेबल है उसकी आप डोज लगवा सकते हैं। ओमिक्रॉन से बचने का बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको आगाही ज़रूर हासिल हुई होगी। इसी के साथ मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।